नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, कुर्सी भी जाएगी, पीएम मोदी का ऐलान। बिहार एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक दलों को फटकार, पूछा आप क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर अहम फैसला, शेल्टर होम नहीं, वैक्सीनेशन और नसबंदी सही हल। और ठाकरे ब्रांड का असली वारिस एकनाथ शिंदे, कहा संजय निरुपम ने। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया में जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्तावित नए कानून का जोरदार ऐलान किया। पीएम ने कहा है कि इस कानून के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिन से अधिक हिरासत में रहेगा और जमानत नहीं मिलती तो उसे अपने पद से हटना होगा। साथ ही कहा कि छोटे कर्मचारी 50 घंटे की हिरासत में भी सस्पेंड हो जाते हैं, जबकि बड़े नेता जेल में रहकर भी सत्ता का लाभ उठा सकते थे, जो अब नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि कुछ समय पहले जेल से ही फाइलों पर साइन और आदेश जारी किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट इस कानून का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके नेताओं को डर है कि अगर जेल जाना पड़ा तो उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मोदी ने जोर देकर कहा है कि संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है और एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को भी छूट नहीं देगी। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा, भ्रष्टाचारी जेल जाएगा और उसकी कुर्सी भी जाएगी। भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प देश के कोटि-कोटि लोगों का है और ये पूरा होकर जरूर रहेगा। इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। जबकि आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारें जो 60-65 साल तक सरकार में रही है, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। आरजेडी का भ्रष्टाचार तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? बिहार से हटाए गए वोटर्स अब ऑनलाइन भी नाम जोड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रहे स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए हैं, वे अब सिर्फ फिजिकल आवेदन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेजों में से कोई भी जमा किया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, बिजली या पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं। इससे मतदाता आसानी से अपनी पहचान साबित कर सकते हैं और नाम जुड़वा सकते हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर भी
कड़ी नाराजगी जताई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि राज्य की 12 पार्टियों में से केवल 3 पार्टियां ही कोर्ट में उपस्थित हुईं। उन्होंने सवाल किया कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1,68,000 बूथ लेबल एजेंट होने के बावजूद सिर्फ 2 आपत्तियां आई हैं। ये बेहद हैरान करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार किया और राजनीतिक दलों को मतदाताओं की सहायता करने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसे बीजेपी नेता और जानवरों की एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने पूरे देश के लिए बड़ी राहत बताया है। पकड़े गए कुत्तों को टीकाकरण करके उसी इलाके में छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त रोक लगाई है और उल्लंघन करने वालों के लिए व्यक्तिगत जुर्माना 2 लाख रुपए और संस्थाओं के लिए 25,000 रुपए तय किया है। मेनका गांधी ने कहा है कि कोर्ट का ये फैसला डॉग लवर्स के लिए ऐतिहासिक है और देश भर के लिए एक मानक स्थापित करेगा। उन्होंने बताया है कि अब कुत्तों के लिए विशेष भोजन जोन बनाए जाएंगे जहां लोग सुरक्षित तरीके से उन्हें खाना दे सकेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने पहली बार स्पष्ट किया है कि अग्रेसिव कुत्तों के मामलों में कमेटी ही तय करेगी कि कौन सा कुत्ता वास्तव में खतरनाक है। स्टरलाइजेशन यानी कि एबीसी प्रोग्राम के जरिए अनस्टरलाइज कुत्तों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर उनका टीकाकरण और नसबंदी की जाएगी और उन्हें उनकी पुरानी जगह पर ही वापस छोड़ दिया जाएगा। इस फैसले से न सिर्फ आवारा कुत्तों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि लोगों और जानवरों के बीच बेहतर तालमेल और समझ भी कायम होगी। कुत्तों को अगर शेल्टर रूम में रखा जाए और उनको फ्री में भोजन दिया जा रहा है तो उसमें गलती क्या है? मेरे ख्याल से आपने जो कहा वो सही है। आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना देना चाहिए और उनको वहाँ पे भोजन देना चाहिए ताकि आम आदमी को उनकी परेशानी न हो। बेवजह जो काटते हैं कुत्ते, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने पिछले दिनों देखी कितनी मौतें हुई हैं कुत्तों के काटने से, रेबीज होने से, 2 साल की बच्चियां भी मरी हैं, उस पर क्या बोलेंगे? आवारा कुत्ते काटने से तो आम आदमी को ही तकलीफ हो जाती है ज़्यादा करके। बड़े लोग तो उनको बड़े करके घुमाते यहाँ वहाँ घुमाते रहते, खुद के लिए वो लोग ये करते ये कर रवैया के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए तो उसके लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। आम आदमी काम करेगा कि कुत्तों के साथ अपने ये सवाल उठाएंगे, क्या करने चाहिए मेरे? मुंबई में बेस्ट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। शिवसेना उपनेता संजय निरुपम ने अंधेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मराठी वोटर्स ने मन से उबाठा गठबंधन को नकार दिया और दोनों भाई साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है कि बाला साहेब ठाकरे और असली ब्रांड और मराठी समाज का भरोसा आज केवल एकनाथ शिंदे पर है। अगर उबाठा को मुस्लिम वोटर्स का समर्थन नहीं मिलेगा तो उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं होगी। मुंबई में जो बस ट्रांसपोर्ट चलाने वाली सरकारी संस्था है और दक्षिण मुंबई विभाग में खासकर जो शहर क्षेत्र है मुंबई का, उस विभाग में बिजली सप्लाई करने वाली जो संस्था है वह संस्था बेस्ट है और बेस्ट की स्थापना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। उस बेस में लगभग 15,000 के आसपास कामगार एम्प्लॉयज काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज, उन कामगारों का कि एक क्रेडिट सोसाइटी है, उस क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव 4 वर्षों तक रखड़ने के बाद, प्रलंबित होने के बाद पिछले 18 तारीख को हुआ। वह चुनाव पिछले दिनों हुआ जिसमें एक तरफ शिवसेना, बीजेपी और शशांक राव जो शरद राव जी के सुपुत्र हैं, यूनियन लीडर हैं, उनका पैनल था और दूसरी तरफ उबाठा और मनसे का पैनल था। यह चुनाव छोटा था, मैं मानता हूं, लेकिन मुंबई की ताजा पृष्ठभूमि को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस चुनाव में 15,000 में से लगभग 12,500 कामगारों ने हिस्सा लिया, यानी मतदान किया। यह मतदान की जो प्रतिशतता थी लगभग 83% थी। इतने बड़े पैमाने पर जब मराठी भाषिकों ने, जो कि मुंबई के मतदार भी हैं, वोटर भी हैं,
जब उनके समक्ष यह विषय आया कि उबाठा और मनसे की बीजेपी और शिवसेना, तब उन्होंने जो निष्कर्ष दिया, उन्होंने जो मतदान किया, उसका नतीजा यह है कि 21 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें सारी की सारी सीटें बीजेपी शिवसेना का पैनल जीत करके निकलती है। उद्धव ठाकरे जी की पार्टी और मनसे, ये दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार थे उनमें से एक भी नहीं जीत पाते। इस समय भांडुप के भोंगे की तरफ से और उबाठा और मनसे के नेता मंडली जो है उनके तरफ से इस प्रकार की बात की जा रही है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण इलेक्शन नहीं था। मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन क्यों यह महत्वपूर्ण था इसको समझने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा तो यह है कि इस प्रकार का हाइप निर्माण किया गया था मुंबई में कि दोनों ठाकरे बंधु जब एक साथ आएंगे तो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल जाएगी, खासकर मुंबई की राजनीति बदल जाएगी और मुंबई के मराठी भाषिकों के लिए बहुत ही खुशी की बात हो। तो दोनों ठाकरे बंधु साथ में आए और दोनों ने मिलके पिछले 1-2 महीने में हिंदी मराठी वाद शुरू किया था, विवाद शुरू किया था, जो एक पृष्ठभूमि है इस चुनाव का। जिस तरीके से मराठी बोलने का आग्रह रख करके हिंसा फैलाया गया, कहीं पर मीरा रोड में, कहीं पर नवी मुंबई में, कहीं पर मुंबई में अलग अलग इलाकों में गरीब लोगों को मारा गया, यह कह करके कि मराठी बोलिए। हम मराठी बोलने के खिलाफ नहीं है, निश्चित तौर पर लोगों को महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए, लेकिन मराठी बोलने का आग्रह लेकर के जिस प्रकार से हिंसा फैलाई गई वह एक पृष्ठभूमि में था इस चुनाव में। और हमारा ऐसा अनुमान था कि दोनों भाइयों ने जानबूझकर मराठी भाषिकों को उकसाने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक अभियान, घृणित अभियान शुरू कर रखा है। और तीसरी जो पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि बेस्ट कामगारों में, जो बेस्ट के एम्प्लॉइज हैं, उसमें लगभग 98% बल्कि उससे ज्यादा जो सारे कामगार हैं वो मराठी भाषी कामगार। मतलब अगर मराठी के मुद्दे पे आपने पूरे मुंबई में इतना बड़ा हिंसाचार शुरू किया तो मराठी समाज क्या सोचता है, यह देखने की जरूरत थी। और अब जब नतीजे आए हैं तो नतीजों से स्पष्ट होता है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों को 21 में से एक भी सीट नहीं, मतलब एक बड़ा शून्य मिलता है। इसका मतलब बेस्ट के मराठी कामगारों ने मराठी समाज के नाम पे, मराठी भाषा के नाम पे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया। दूसरा, दोनों भाइयों ने मिलकर जो मराठी का मुद्दा गर्म किया था वो पूरी तरह से उसको किसी प्रकार का प्रतिसाद बेस्ट के कामगारों ने नहीं दिया। तीसरी बात, जो बार बार कह रहे थे कि दोनों भाई एक साथ आएंगे तो मुंबई और महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल जाएगी, बेस्ट कामगारों ने यह फैसला दिया, इस प्रकार का एक रिजल्ट दिया है कि आपके दोनों आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि दोनों भाई सिर्फ एक बोल वचन है, मराठी समाज के लिए काम करने के नाम पे एक बड़ा शून्य है। खासकर उबाठा, क्योंकि मनसे का बहुत बड़ा स्टेक नहीं था इस चुनाव में, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उबाठा, उद्धव ठाकरे जी की सेना जो कई वर्षों तक लगातार 2 दशक तक महानगर पालिका की सत्ता में थी, जिसके अधीन बेस्ट आता है, वहां पर रहकर उन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया था, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस चुनाव में एक तरह से संदेश दिया है बेस्ट के मराठी कामगारों ने। और तीसरा अर्थ जो इस चुनाव से निकल के आता है वो यह है कि इस समय मुंबई के मराठी भाषिकों के लिए अगर कोई बड़ा आधार स्तंभ है या मराठी भाषिक जिनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत भरोसा है, वह अब ये दोनों भाई नहीं बल्कि हमारी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी हैं। ठाकरे ब्रांड के बारे में पहले भी बोल चुका हूं मैं, जिसका खूब प्रचार आजकल चुनाव से पहले भी होता था, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। जब तक हम सबके वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे तब तक ठाकरे ब्रांड था। आज अगर ठाकरे ब्रांड के नाम पे कुछ है तो उसके सही वारिस एकनाथ शिंदे जी हैं, क्योंकि बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं, जबकि ये दोनों भाई बाला साहब के विचारों के खिलाफ अपनी राजनीति कर रहे हैं। आखिरकार बताता हूं, मुंबई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। मुंबई में हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर भाषा के लोग रहते हैं।
पूरे हिंदुस्तान के लोग यहां अपने सपनों को लेकर आते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत से मुंबई के निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। ऐसे में भाषा के नाम पर कोई वाद विवाद करना निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर एक गलत फैसला होगा। और इस बेस्ट कामगारों के, बेस्ट एम्प्लॉइज के जो एक क्रेडिट सोसाइटी का छोटा सा इलेक्शन था, उस इलेक्शन में बेस्ट के कामगारों ने, बेस्ट के एम्प्लॉइज ने जो फैसला दिया है, उस फैसले से स्पष्ट होता है कि यहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को भाषा के नाम पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकार धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह में लंदन गए, जबकि उनकी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी। इस यात्रा में 10 लोगों का ग्रुप शामिल था और खर्च लगभग 1,69,00,000 रुपए हुआ। पुलिस का कहना है कि उस समय विक्रमसिंघे क्यूबा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे, जिसके बाद वे निजी यात्रा के लिए ब्रिटेन भी गए। उनके खिलाफ जांच में उनके पूर्व निजी सचिव और राष्ट्रपति सचिव के बयान भी शामिल हैं। विक्रमसिंघे ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उनकी पत्नी ने अपना खर्च खुद उठाया और किसी भी सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हुआ। उनके कार्यालय ने इन खबरों को झूठा और भ्रामक बताया है। ये गिरफ्तारी श्रीलंका के इतिहास में पहली बार हुई है जब कोई पूर्व राष्ट्रपति गिरफ्तार हुआ है। उन्हें थोड़ी देर में कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी पेश किया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने 6 बार प्रधानमंत्री और 2022 में राष्ट्रपति के पद को संभाला था। उन्होंने देश की गंभीर आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम भी किया था। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई में पहले से ही स्टरलाइजेशन का काम चल रहा है और अब वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि कुत्ता प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों से होने वाली परेशानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा, अगर किसी को कुत्तों के प्रति ज्यादा लगाव है तो उन्हें घर पर पालतू बनाकर रखना चाहिए, लेकिन सड़कों पर फैली अराजकता का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमारे देश में जो कुत्ता प्रेमी लोग हैं उनका मैं सम्मान करता हूं। जो छोटे छोटे जानवर हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उन जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति एक प्रकार की संवेदनशीलता लोगों में होनी चाहिए और है। लेकिन जो सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उससे कई बार लोगों को बहुत तकलीफ होती है। कई बुजुर्गों के ऊपर ये कुत्ते, आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं, महिलाओं पे हमला कर देते हैं, बच्चों पे हमला कर देते हैं, और इसलिए यह विषय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को यह आदेश दिया कि तमाम कुत्तों को एक शेल्टर होम में रखा जाए। इसके विरोध में दिल्ली में आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे मुंबई और तमाम शहरों में, पूरे देश में इस प्रकार का आंदोलन शुरू हुआ। मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इतना ही कहूंगा कि आप अगर पेट रखते हैं, पालतू कुत्ता रखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन रास्ते पे जो कुत्ते हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका सम्मान करिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जितने भी कुत्ते, आवारा कुत्ते रास्ते पे हैं, जो सड़क वाले कुत्ते हैं, उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, ताकि वो किसी को काटे तो जो कुत्ता काटने के बाद जो बीमारी होती है वो बीमारी से वो ग्रस्त ना हो व्यक्ति,
और दूसरा इनका स्टरलाइजेशन भी होना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। तो स्टरलाइजेशन का काम मुंबई में स्लो हो गया, दिल्ली में भी स्लो था। वैक्सीनेशन का काम कितना हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद देश के तमाम महानगर पालिकाओं की तरफ से कुत्तों के, आवारा कुत्तों के वैक्सीनेशन का काम तेजी से होना चाहिए। और जो कुत्ता प्रेमी लोग इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का विरोध कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से सड़क पर उतर करके ये जो कुत्तों ने अराजकता पैदा कर रखी है, उस अराजकता का समर्थन मत करिए। हम ऐसे कुत्तों को संभालेंगे, उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, उनका वैक्सीनेशन भी करके देंगे। इन कुत्तों को मारने का कोई प्लान नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा आपको शौक है तो आप ऐसे सड़क के कुत्तों को उठाकर अपने घर पे पेट बना के, पालतू बना करके रख सकते हैं। रूस ने बुधवार गुरुवार की रात यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हवाई हमला किया है। रूसी सेना ने इस हमले में 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। लवीव शहर में हमले से 26 घर क्षतिग्रस्त हुए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 3 लोग घायल हुए। रूस ने न केवल सैन्य ठिकानों और ऊर्जा संयंत्रों को भी निशाना बनाया, बल्कि एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के कारखाने पर भी हमला किया गया। निप्रोपेट्रोवर्स्क क्षेत्र में व्यापारिक ठिकानों, आवास और गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। पश्चिम यूक्रेन के एक बड़े गैस भंडार में भी हमला हुआ, जहां ठंडक के मौसम के लिए गैस संग्रहित की जा रही थी। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमले का उद्देश्य यूक्रेन के सैन्य ढांचे, सेना के उपकरण बनाने वाले कारखानों और ऊर्जा संयंत्रों को क्षति पहुंचाना है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के कई सीमावर्ती गांव रूस के कब्जे में आ गए हैं। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में रूस की एक ऑयल रिफाइनरी, ड्रोन भंडार और तेल भंडार को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि पुतिन को वार्ता की मेज पर लाने में मदद करें, ताकि शांति प्रक्रिया को गति मिल सके। अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वर्क वीजा पर तत्काल रोक लगा दी है। ये कदम फ्लोरिडा में हुए एक हादसे के बाद आया है, जिसमें भारतीय ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने हाईवे पर गलत जगह से यू टर्न लिया और एक कार से टकराकर 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि विदेशी ड्राइवर अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी वजह से अमेरिकी सड़कों पर सुरक्षा खतरे में है। विशेष रूप से लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया जैसे शहरों में भारतीय ट्रक चालकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये चालक केवल वाहन चलाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्कूल, व्यवसाय, रेस्टोरेंट और धार्मिक संस्थाओं को भी संभालते हैं। अब वीजा पर इस रोक के चलते उनके रोजगार, आर्थिक स्थिति और अमेरिका में स्वामित्व पर गंभीर असर पड़ सकता है। राजनीतिक मोर्चे पर भी ये मामला गर्मा गया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी इसे इमिग्रेशन और सुरक्षा का मुद्दा बना रही है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी कैलिफोर्निया की स्थिति और भारतीय समुदाय के योगदान का हवाला देकर इस फैसले की आलोचना कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी ट्रक ड्राइवरों की कमी अमेरिका की लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर सकती है। इस फैसले के बाद भारतीय ट्रक चालकों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल है। कई लोग अब वीजा की स्थिति और अमेरिका में अपने रोजगार को लेकर अनिश्चितता में हैं। प्रशासन ने कहा है कि ये रोक तत्काल प्रभाव से लागू है और इसकी लंबी अवधि के असर पर आगे समीक्षा की जाएगी। इस फैसले के परिणाम स्वरूप अमेरिका में ट्रक इंडस्ट्री में विदेशी चालकों की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। भारतीय समुदाय और उद्योग समूह इस कदम की समीक्षा करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। आगामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का टीजर आज रिलीज किया गया। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सोनम बाजवा और हर्षवर्धन राणे मुख्य भूमिकाओं में हैं। टीजर में प्यार, दर्द और नफरत की जटिल भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। हर्षवर्धन राणे के वॉइस ओवर से शुरू होकर टीजर दर्शकों को भावुक कर देता है। फिल्म इस दिवाली 21 अक्टूबर को रिलीज होगी और आयुष्मान खुराना की फिल्म थामा से सीधा मुकाबला करेगी। टीजर में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा के बीच एक इमोशनल लव हेट रिलेशनशिप को दिखाया गया है। फिल्म का संगीत कुणाल वर्मा, कौशिक गुड्डू, रजत नागपाल, अंकुर आर पाठक, राहुल मिश्रा और डीजे चेतक ने मिलकर तैयार किया है। कहानी मिलाप जावेरी और मुश्ताक शेख ने लिखी है। सोनम हाल ही में हाउसफुल 5 में नजर आई थी और जल्द ही बागी 4, बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों में दिखाई देंगी।
वहीं हर्षवर्धन अगली बार सादिया खातिब के साथ फिल्म सिला में दिखेंगे। सनम तेरी कसम के बाद हर्षवर्धन की ये वापसी रोमांस के दीवानों के लिए खास होगी। और दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। शहर के शाहदरा इलाके में एक गिरोह ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर गाजियाबाद के व्यापारी मनप्रीत के ऑफिस में फर्जी छापा मारा और 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लूट को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 2 सदस्यों पापोरी बरुआ और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरोह में 2 और सदस्य शामिल हैं जो फिलहाल फरार हैं। पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम को व्यापारी मनप्रीत ने अपने दोस्त रविशंकर को 1.10 करोड़ देकर घर भेजा था। इसी दौरान आरोपी एक महिला समेत 4 लोगों ने 2 कारों में रविशंकर का रास्ता रोक लिया और खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए छापा मारने की धमकी दी। आरोपियों ने रविशंकर और दीपक महेश्वरी को घर में घुसकर पीटा और लगभग 2.3 करोड़ रुपए की राशि लूट ली। इसके बाद आरोपियों ने दोनों को बंधक बनाकर कुछ किलोमीटर तक ले जाकर धमकी दी और फिर छोड़ दिया। पुलिस ने गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर एनजीओ में छापा मारा, जहां से पापोरी बरुआ और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद राशि 1.8 करोड़ रुपए नकद है। पापोरी बरुआ असम का रहने वाला है और एनजीओ का सचिव है, जबकि दीपक तुगलकाबाद का निवासी है। डीसीपी प्रशांत प्रियगौतम ने बताया है कि बाकी 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बचे हुए पैसे की बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। गिरोह के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये घटना सुरक्षा और व्यवसायियों के लिए चेतावनी के रूप में सामने आई है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।